एहसन इकबाल साहब, हुकूमत तो कहती है कि हम सेनेट से भी ये बिल पास करवा लेंगे, लेकिन अब ऑपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस बिल को अपोज करना चाहती है। क्या प्लान है? ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कब होगी और मकसद क्या होगा इसका? जी बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, ये जो हुकूमत ने कानून बुलडोज कराया है, ये पाकिस्तान के लिए इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी हुकूमत अपनी मेजॉरिटी से आइन को भी तब्दील कर दे, कानून को भी तब्दील कर दे और फिर इलेक्शन को अपने एडवांटेज में निकालने के लिए धांधली की कोशिश करे। अब इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वही ऑपोजिशन भी कह चुकी है। देखिए, पाकिस्तान के आइन को आप आइनी तरमीम के बगैर तब्दील नहीं कर सकते। जब सेनेट का इंतखाब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला कि क्या ओपन इलेक्शन को खुफिया बैलेट कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से इत्तफाक किया कि इसको आइनी तरमीम के जरिए ही किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो आइन के आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 219A है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को मेंटेन करेगा और अपडेट करेगा। हुकूमत ने उसको नादरा के सुपुर्द कर दिया है, यानी एग्जेक्टिव के डोमेन में ले आई है। किसी भी हुकूमत के पास मुमकिन होगा कि वो वोटर्स लिस्ट में रद्दोबदल करे, जिसको चाहे डाल दे, जिसको चाहे निकाल दे, वोट किसी का कहीं ले जाए, किसी का किसी और जगह ट्रांसफर कर दे और यूं इलेक्शन को मैनिपुलेट करे। इसी तरह जो हल्का बंदी है, उसकी बुनियाद भी आर्टिकल 51(5) सब सेक्शन के तहत पॉपुलेशन के ऊपर की गई है। और जैसे आपने आर्टिकल 62, 63 कहे, उसके अंदर भी जो एलिजिबिलिटी है वो NRO दिया जा रहा है फैसल वाडा साहब को, क्योंकि इससे पहले जो प्रोविजन थी वो ये थी कि नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए आपको अहलियत के तकाजे पूरे करने चाहिए। क्योंकि फैसल वाडा साहब अपनी फॉरेन नेशनैलिटी उस वक्त क्वालिफाई नहीं करते थे, सरेंडर करने की बुनियाद पे कि वो क्वालिफाई करें, उसमें ताखीर हुई, तो इसलिए उसकी कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या आप रेट्रोस्पेक्टिव कानून को बदल सकते हैं? आप पीछे माजी में जाके कानून को नहीं बदल सकते। जो भी कानून बनेगा वो प्रोस्पेक्टिव बनेगा, वो आइंदा से होगा। इसी तरह एक और जो बड़ी इन्होंने इसके अंदर धांधली की है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब, जिन्हें पनामा केस के अंदर अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर के आपने बेटे से 10,000 दरम तनख्वाह वसूल करनी थी, जो आपने वसूल नहीं की और आपने उसका जिक्र नहीं किया, उस पर उनको नाअहल करार दे दिया गया। अब आके 4 साल के बाद उसे लीगल कवर देने की कोशिश की जा रही है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। आप ये नहीं कर सकते। ये पर्सन स्पेसिफिक लॉज बनाए जा रहे हैं। एक जगह नवाज शरीफ साहब की नाअहली को लीगल कवर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अपने वजीर को नाअहली से बचाने के लिए कानून तब्दील किया जा रहा है। ऐसा साहब, इसकी जरा तफसीलात बताइएगा, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 231 में की गई है, आप कह रहे हैं कि इसमें जो तब्दीली है वो ये है कि पहले जब आप कागजात नामजदगी जमा करवाते थे तो असेसमेंट की डेट वो होती थी कि आपने क्या जमा करवाएं। अब उसको आगे बढ़ा के जो स्क्रूटनी डेट होती है उस वक्त तक असेस किया जाएगा कि कोई शख्स जो अपने कागजात जमा करवा रहा है क्या वो अहल है, क्या वो क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। जी, चूंकि फैसल वाडा साहब ने जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो वो अपनी सिटीजनशिप सरेंडर नहीं कर पाए थे और उनकी दोहरी शहरियत मौजूद थी। और फिर जब उनको उसकी कोई दस्तावेजी सबूत मिला, वो उस नॉमिनेशन पेपर के फाइल करने के बाद मिला, जो कि स्क्रूटनी डेट के करीब था। तो सिर्फ उनको कवर करने के लिए, उन्हें NRO देने के लिए पाकिस्तान का आइन और कानून तब्दील किया जा रहा है। ये है इमरान खान साहब का एक पाकिस्तान, कि उनके अपने प्यारे को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान का आइन और कानून तब्दील किया जा रहा है। लेकिन एहसन इकबाल साहब देखें, एक रीमेडी तो होती है, आप रिट पिटिशन कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और फैसल वाडा का केस तो पहले भी हाई कोर्ट में गया था, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी है। तो ऑलरेडी केस अगर मौजूद है तो हुकूमत ये क्यों करेगी? इससे कैसे फायदा हासिल कर सकती है कानून को बैक डेट में जाके चेंज करके? देखिए, अगर वो ये कानून बदल दें तो उनकी नाअहलियत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगी। उनके बकौल वो ये कहेंगे कि देखिए अब तो इलेक्शन लॉ जो है हमने उसको 2017 से अमेंड कर दिया। लेकिन ये गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिव जाके किसी कानून को नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर माजी में मैंने कोई जुर्म किया है तो कल को मैं कानून बना दूं कि 2019 में चूंकि मैंने चोरी की थी, उस वक्त चोरी जायज थी, इससे आप
चीजों को ठीक नहीं कर सकते। एहसन इकबाल साहब, ये बात आई एम श्योर जिन लोगों ने इस बिल पर काम किया है, जो हुकूमती टीम का हिस्सा है, जो कानूनदान है, उनको ये बात पता होगी कि रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बदला जा सकता। और ऑलरेडी अगर फैसल वावड़ा का केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो जो भी कानून बदल लें उसका इतलाक उस पर नहीं होगा। आई एम श्योर इतना तो पता ही होगा उनको ना, वो क्यों करेंगे? देखिए शहजाद, यही बात हमारे लिए एक बहुत हैरान कुन और परेशान कुन है कि हुकूमत किन लोगों के हाथ में है। एक स्कूल के बच्चे को भी आप पूछें, वो आपको बता देगा कि आइन को आप आइनी तरमीम के बगैर सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं तब्दील कर सकते, लेकिन ये कर रहे हैं। इसी तरह ये बात हर कानूनदान को मालूम है कि रेट्रोस्पेक्टिव आप कानून को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आउट ऑफ डेस्परेशन ये कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा कीजिए कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन, जो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है इलेक्शन लॉज के मुतालिक, उससे कंसल्टेशन नहीं की और इलेक्शन लॉज को बदल दिया। इसी तरह बजट के अंदर आप देखिए, एफबीआर को कंसल्ट नहीं किया, बजट बना दिया। अब आके कमेटी बनाई है कि हमारे बजट के अंदर जो एनॉमलीज है, एफबीआर की कमेटी उनको दूर करेगी। ये किस किस्म का मुल्क चल रहा है, किस किस्म की गवर्नेंस है? ये एक एटमी ताकत है। हम तो परेशान है कि मुल्क इनके हाथों में आ गया है। लेकिन एहसन साहब देखिए, बड़ा मौका था, अक्टूबर से ये बिल असेंबली में था, उस वक्त आप लोग अपनी अमेंडमेंट दे के बात करके चीजों को हल कर सकते थे, लेकिन आपने उस वक्त कहा कि हम नहीं बैठेंगे, हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे। तो हुकूमत अब मेजोरिटी से पास करवाएगी ना। कल हमारे शो पे जब बाबर अवान साहब थे, उन्होंने कहा ब्रेग्जिट कंसेंसस से नहीं हुआ, इतना बड़ा फैसला था बरतानिया का, कंसेंसस से नहीं हुआ, मेजॉरिटी से हुआ। तो अगर किसी चीज पे इत्तेफाक राय नहीं होता, और खासतौर पे उस वक्त जब ऑपोजिशन साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर हुकूमत का राइट है कि मेजॉरिटी से बिल पास करवाए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये उनकी मिस स्टेटमेंट है कि हमने तजावीज़ नहीं दी। इसी बिल के साथ हमारी 45 अमेंडमेंट्स लगी हुई हैं। हमने स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके अंदर अपनी अमेंडमेंट्स जमा कराई हैं, जिन्हें हुकूमत ने खातिर में नहीं लाया। दूसरी बात यह है कि फर्क होता है, कुछ चीजें जो पार्टिजन होती हैं आप उन्हें बना सकते हैं, लेकिन इलेक्शन लॉ के अंदर सिर्फ हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी स्टेक होल्डर है, दीगर पार्टीज भी हैं। क्योंकि अगर आप मुतनाज़ा इंतखाबी कवानीन को तब्दील करेंगे तो आपने होने वाले इलेक्शन को होने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया है। हमने भी इलेक्शन लॉज चेंज किए थे, लेकिन तमाम पार्टीज के इत्तेफाक राय से इलेक्शन लॉज को बदला था, क्योंकि इलेक्शन लॉज अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन लॉज पार्टिजन नहीं हो सकते, तो हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक देरीना मौकिफ है, और ये दूसरी जमातों का भी है, लेकिन दूसरी जमातों ने इस पर काम नहीं किया। वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट है वोट का, 4 मरतबा सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसले दे चुकी है, किसी जमात ने काम नहीं किया, वो करने जा रहे हैं। तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, जो बैठा हुआ है शख्स कैलिफोर्निया में, उसको झेलम का क्या पता, कोई शख्स अगर न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है तो उसको पाकिस्तान में नारोवाल का क्या पता। इस तरह की मंतक आप लेकर आएंगे तो फिर यही तासुर उभरेगा ना कि आप लोग चाहते ही नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का राइट मिले। हुकूमत भी ओवरसीज के ऊपर सिर्फ सियासत कर रही है। आप ही के प्रोग्राम में कल जब आपने बाबर अवान साहब को पूछा कि बताइए ओवरसीज को कैसे वोट डलवाएंगे, तो सवाए आए बाएं शाएं करने के और तकरीर करने के उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो एक सियासी कार्ड बना रहे हैं, हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ हुकूमत के पास वसाइल हैं, हुकूमत के पास इंतजामिया है, हुकूमत के पास इस वक्त फर्ज है कि काबिल अमल हल तजवीज़ करे कि किस तरह टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आंसर होंगे, किस तरह सिक्योरिटी के क्वेश्चन आंसर होंगे। क्योंकि इस वक्त तक दुनिया में ऑनलाइन वोटिंग के ऊपर एक फैसला मौजूद है कि ये सेफ नहीं है, ये हैक हो सकता है। इसको एजेंसियां, गैर मुल्की एजेंसियां हैक कर सकती हैं, अपने मुल्क की एजेंसियां हैक कर सकती हैं। तो ये हुकूमत का फर्ज है कि अगर वो ओवरसीज वोटिंग करना चाहती है तो उसका एक काबिल अमल, काबिल जो तस्दीक शुदा हल है वो तो दे रहे। वो कह रहे हैं हमारे प्रोटोटाइप्स हैक नहीं हो सकते। इवन इंडिया में भी जो पेपर ट्रेल के साथ प्रोटोटाइप्स हैं जो इस्तेमाल वहाँ पे होती हैं मशीन्स, उसमें उसको खोल के हैक किया जा सकता है। 2-3 घंटे का काम है, ऐसा नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए आप उसको डीकोड कर सकते हो या हैक कर सकते हो। देखिए, दो अलग चीजें हैं। जो ओवरसीज वोटिंग है वो एक अलग है, वो जो भी आप सोल्यूशन बनाएंगे वो ऑनलाइन ही होगा, या कोई पोस्टल बैलेट का अगर आप बनाएंगे तो वो एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज होगी। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके बारे में तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिसकी कस्टडी में होगी वो इसको टैंपर कर सकता है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के माहौल में फर्क है। इंडिया के अंदर मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी पार्टी ने उनकी रियासती एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लगाया हो कि उन्होंने कांग्रेस का या बीजेपी का कोई धड़ा बनाया या इलेक्शन में मुदाखलत की है। हमारे मुल्क के रियासती इदारों पर एक बदएतमादी है कि इलेक्शनों में उनका एक किरदार होता रहा है।
तो इसलिए अगर किसी की सरकार की कस्टडी में ये मशीन होंगी, 3 लाख में से 10 लेकिन वो प्रॉब्लम पेपर बैलेट से भी तो नहीं हल हो रहा ना, बदल जाएगा। वो मसला पेपर बैलेट से भी नहीं हल हो रहा। 2013 में इसी किस्म के इल्जामात लगे कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है, 2018 में आप लोगों ने ये इल्जाम लगाए, वो मसला पेपर बैलेट से भी नहीं हल हो रहा। कम से कम जो पोलिंग डे पे जो कुछ होता है। शहजाद, ये जरूरी पॉइंट है। देखिए, दुनिया भर में ये कहा जाता है कि पेपर बैलेट महफूज तरीन है, क्योंकि इसको टेम्पर अगर किया जाए तो उसका सबूत पकड़ना निस्बतन बहुत आसान है। जब आप डिजिटल मैनिपुलेशन करते हैं उसमें मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस में क्यों मतरूक हुई, इसके अंदर इस बात का रिस्क होता है कि आप वोटर की आइडेंटिटी को और सीक्रेसी को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा उससे हमेशा आप रिट्रीव कर सकते हैं कि किस शख्स ने किसको वोट दिया। ठीक है एहसन साहब, अब चले इस पे तो बात होगी सेनेट में जाके, क्योंकि उन्होंने कल कह दिया बाबर रवान साहब ने कि जो कमेटी बनी है उसका ये काम नहीं है कि वो इस बिल को वापस ले लेंगे, अब ये मामला सेनेट में जाएगा। सेनेट में आप लोगों की यानी कि ऑपोजिशन की अक्सरियत थी, फिर भी आप जो अदम एतमाद का वोट लेकर आए सादिक संजरानी साहब के खिलाफ, वो नाकाम हुआ। फिर दोबारा आपकी मेजॉरिटी थी और आप लोग सादिक संजरानी को चेयरमैन बनने से ना रोक सके। तो अब अगर आपके पास 2-3 नंबर ज्यादा भी होंगे, कैसे इस बिल को आप रोक लेंगे सेनेट से? आपने मेरे सवाल का जवाब, अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया ना, कि अगर 64 वोटों के साथ सेनेट में सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें किसके कब्जे में होंगी और कितनी वो मुस्तनद रहेंगी, ये बात आप खुद लम्हा-ए-फिक्रिया सोच। वो तो मशीन के बगैर भी हो गया था ना, तो मशीन का लेना देना नहीं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वो मशीन के बगैर जो होता है वो फिर चोरी पकड़ी जाती है, लेकिन मशीन के साथ तो इलेक्ट्रॉनिक मोहर लग के पता भी नहीं चलेगा उस इलेक्ट्रॉनिक समुंदर में कहां से आप उसके ट्रैक्स तलाश करेंगे, वो एक बड़ा फिर पेचीदा मसला हो जाएगा। लेकिन सेनेट के अंदर हम अपनी तमाम तजावीज देंगे और कोशिश करेंगे कि सैनिटी प्रिवेल करे, क्योंकि देखिए अगर ये बिल पार्लियामेंट से पास होकर सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहां पे स्ट्राइक डाउन हो, तो ये पूरे पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि पार्लियामेंट से क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन कैसे हो रही है। ऐसा साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप कह रहे हैं कि सेनेट में आप अपनी तजावीज देंगे और अगर बाहर भी बैठना पड़े, हुकूमत कोई कमेटी बना के डायलॉग करना चाहे तो उनसे आप बात करेंगे, क्योंकि पहले आपका मौकिफ ये था कि नहीं इलेक्शन कमीशन बुलाए और फिर बात होगी। अब इससे तो आगे बढ़े ना, सेनेट में बहस करें इस पे। आपने अभी खुद ही कहा है कि बाबर रवान साहब ने कहा है कि इट इज अ डन डील। जब हम कौमी असेंबली में हुकूमत के साथ बैठे तो वहां पे हमें यकीन दिलाया गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो इस पे नजर सानी के लिए गौर करेगी। तो हुकूमत की तो ये क्रेडिबिलिटी है, एक चीज मानती है सुबह उससे मुकर जाती है। इसीलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि वो तमाम पार्टीज को बुलाएं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एक कंसेंसस पैदा करें जिसे हम पार्लियामेंट में लेके जाएं और उस बहुत बहुत शुक्रिया।